नमस्कार, मैं प्रियंवदा सिंह। आप देख रहे हैं पोएट्री एंड यू। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पोएट्री एंड यू पर। मैं हूं शेफाली दुबे और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति। कलाकारों से मुलाकात का जो सिलसिला हमने शुरू किया था, उसी क्रम में आज हमारे साथ हैं एक नई कलाकार जिनका नाम है मिस प्रियंवदा सिंह। मिस प्रियंवदा एक दूरदर्शन ग्रेडेड आर्टिस्ट हैं और साथ ही ये इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट की टॉपर भी रही हैं। आपका नाम सुनते ही दिमाग में एक शब्द आता है, कथक। और हमने सुना है कि आपकी एक संस्था है जिसका नाम है नृत्य परिवेश। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि नृत्य परिवेश आपके जहन में कैसे आया और इसकी शुरुआत कैसे हुई? नृत्य परिवेश, जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, परिवेश। तो ये शब्द से मैं शुरू से ही बहुत इंस्पायर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने सीखना शुरू किया और इलाहाबाद से ही सीखना शुरू किया था, तो वहाँ पे भी हमारी बाउंड्रीज नहीं होती थी कि हम कभी भी जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, सुबह शाम वहाँ पे आराम से रियाज करो, आप हफ्ते में 6 दिन चले जाओ, 7 दिन चले जाओ। तो मतलब सीखने के साथ साथ ही उस चीज के माहौल में बहुत रहे। और दिल्ली कथक केंद्र, जो कि इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है, वहां पे भी हमें बहुत अच्छा माहौल मिला। आप सुबह गए, वहां पे सारी चीजें, क्लासेस हो रही हैं, कभी सेशंस हो रहे हैं, कभी वर्कशॉप हो रही है। तो क्या होता है कि एक कोई भी इंसान, वो सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं, किसी भी फील्ड से जुड़ा हो, उसको अपने काम का जब माहौल मिल जाता है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा बढ़ जाती है, मुझे ऐसा लगता है। तो माहौल जो है वो बहुत अच्छा मिला मुझे। तो मेरे दिमाग में शुरू से ही था कि परिवेश बहुत एक अच्छा होना चाहिए। तो मैंने अपनी संस्था खोलते समय मेरे दिमाग में यही आया कि मैं कुछ ऐसा ही शब्द रखूं, तो नृत्य परिवेश ये वहां से आया। ठीक है, तो इससे इसके बाद मैं ये जानना चाहूँगी कि नृत्य परिवेश जो संस्था है आपकी, जिसे आप इतना सफलतापूर्वक चला रही हैं, इससे आपका उद्देश्य क्या है? इसके पीछे उद्देश्य क्या है आपका? मतलब आप क्या करना चाहती हैं? नृत्य परिवेश के जरिए सबसे पहले तो मतलब मेरे दिमाग में यही आया कि मैं अगर कहीं जाती हूँ और वहां पे वर्कशॉप कुछ होती है, बच्चों से कनेक्ट होते हैं, तो वो बच्चे आपसे पर्सनली सीखना चाहते हैं। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम आपसे सीखना है, मगर आप हर जगह एक टाइम में नहीं हो सकते। तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं कुछ, और आजकल तो ये बहुत अच्छी चीज एक होने लगी है, हम इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, डिजिटल का जो एक टाइम आ गया है। तो बच्चे नृत्य परिवेश के जरिए मुझसे आसानी से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन इसमें क्लासेस होती हैं, तो सिर्फ इंडिया ही नहीं और इंडिया के बाहर के लोग भी जुड़ते हैं और वो अच्छे से सीख पा रहे हैं। तो ये चीज अच्छी है कि जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जहाँ पे उनको कोई ऐसी सुविधा नहीं मिल रही, ऐसा कोई आर्टिस्ट अगल बगल नहीं है, पास में नहीं है कि वो जाके उनसे डायरेक्टली सीख पाए। और है भी तो मतलब वो जो चाहते हैं वो चीज नहीं मिल पाती है। तो नृत्य परिवेश के जरिए वो मुझसे बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं। ज़रूर, ये बहुत अच्छी पहल है आपकी और मैं भी इस चीज़ में बिलीव करती हूँ। ज़रूरी नहीं है हर इंसान चल कर कहीं जा सके कुछ सीखने, तो उसके लिए जो ये आपने पहल शुरू की है वो वाकई काबिल तारीफ है। खैर, इसके साथ ही मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे कथक की जब हम बात करते हैं, नृत्य की जब हम बात करते हैं, तो नृत्य में गीत संगीत यानी गायन और वादन दोनों का ही महत्व होता है। तो मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स को आप ये बताइए कि इसमें गायन और वादन का क्या महत्व है? गायन, वादन और नृत्य, ये मुझे तो एक लगता है, संगीत पूरा है। तो कोई भी विधा जो है वो अकेले काम नहीं कर सकती। अब जैसे नृत्य है, मैं अगर कथक की बात करूं, और सभी शास्त्रीय नृत्यों में भी ये चीज अप्लाई होती है कि कथक जो है, अगर मैं सोलो परफॉर्म करूंगी तो मुझे गाने की भी जरूरत है, वादन की भी जरूरत है। तो कथक तो इनकम्प्लीट है। और किसी भी संगीत में आप सिर्फ अगर गायन की बात करें तो उसमें वादन नहीं हो तो वो अलग और अजीब लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है ये तीनों ही विधाएं एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं। कला और कथक से जुड़े कुछ ऐसे अवरोध जो आपके जीवन में रहे हो और आप उन अवरोधों
से बाहर कैसे निकलती है? मतलब उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आपको पुश कहाँ से मिलता है? देखिए, शास्त्रीय नृत्य जो है, पहली बात तो मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने कि किसी भी आर्टिस्ट के लिए सबसे जो पहला होता नहीं है कि स्ट्रगल कहते हैं। मेरे पापा ने एक बार मुझसे एक बात बोली थी कि इंसान को संघर्ष की शुरुआत हमेशा अपने घर से ही करनी पड़ती है। तो पहले तो बहुत सारी चीजें हैं जो लोग जानते हैं, जैसे और फील्ड है, मेडिकल हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, या एक दो और ले सकते हैं, इसके बारे में लोगों को पहले से ही पता मालूम है। है, हाँ। मगर शास्त्रीय नृत्य जहां बात आती है, लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या अजीब सा चलने लगता है। पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आगे इसमें फ्यूचर, इसमें इनकम कितनी होगी, तो वो लोगों को नहीं पता है। और लोगों को, बाहरी लोगों को ये लगता है कि डांस है, मतलब उसको इतनी अभी रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, या देखा नहीं है इसलिए वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं। तो उनके दिमाग में अपने घर का बच्चा है तो उनको लगता है कि मेडिकल में चला जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कुछ भी हो जाए, मगर ये फील्ड जिसमें पैसे नहीं आ रहे, रिस्पेक्ट पता नहीं है नहीं है। तो ये चीज मुझे शुरू से सुनने को मिली। मगर मैं ये जरूर बोलूंगी कि मेरा जो टारगेट था, अगर मुझे कोई चीज अच्छी लगती है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोच रहा है। और लकीली अब तो मेरे पेरेंट्स बहुत कन्विंस्ड है मुझसे, और उनको ये है कि इसका मन इसी में है तो वो यही करे। तो अब मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, और बाकी क्या सोचते हैं उससे इतना खास मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रेमवदा जी, नृत्य परिवेश जो आपकी संस्था है, उससे आप आगे क्या करने का सोचती हैं? मतलब इस कार्य को आपको शिक्षण तक ही सीमित रखना है या जहन में कुछ और ख्याल भी है? देखिए, जो टारगेट होता है वो तो ऑब्वियसली इंसान एक अच्छा रखता है। तो मेरा भी बहुत बहुत कुछ सोच है इस नृत्य परिवेश को लेकर के। तो बहुत सारी चीजों के बारे में तो नहीं बात करूंगी, मगर मेरा एक ये जरूर है कि नृत्य परिवेश के जरिए बहुत सारे संस्थाओं में मैंने देखा है कि मेरे मतलब काम हो रहा है, मगर शायद वो चीज आर्टिस्टों को नहीं मिलती है, एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, काम करने की छूट नहीं मिलती है। एक कलाकार को अगर आपने चार चीजें बोल दी कि ये यहाँ से नहीं ज्यादा, यहाँ से नहीं ज्यादा, तो वो बंद जाता है। फिर एक जो खुलापन होता है या उसकी जो सोच होती है वो नहीं निकल पाती। तो मैं अब इसमें आगे क्या करेंगे उसके बारे में ना बता के ये जरूर बोलूंगी कि मैं दो तीन चीजों का जरूर ध्यान रखूंगी नृत्य परिवेश के जरिए, कि मेरे साथ भी बहुत सारे कलाकार इसमें जुड़ेंगे जो कि आगे सिखाएंगे और ये सारी चीजें। तो उनको छूट में जरूर, एक खुलापन जरूर दूंगी ताकि वो अपने हिसाब से काम कर सके। और दूसरी चीज ये है कि काम बहुत ईमानदारी से होना चाहिए। मैंने मेरे गुरुओं से जितना भी सीखा है, तो मैंने एक ये चीज नोटिस की है कि वो बहुत ईमानदार हैं सिखाने के उसमें। तो काम बहुत ईमानदारी से होगा, और ये इन सब चीजों का ध्यान होना चाहिए जो कि बेसिक है, फिर कोई भी काम बहुत सक्सेसफुल होता है। अच्छा होता है। वैसे आजकल हम देखते हैं कि लोग क्लासिकल डांस फॉर्म से उतना नहीं जुड़े हैं जितना कि वो वेस्टर्न डांस फॉर्म को प्रेफर करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो विस्मृत होती जा रही है, हमारी जो कला है जो विस्मृत होती जा रही है, उसके लिए आप क्या सोचती हैं? मुझे जो समझ में आता है कि वेस्टर्न डांस फॉर्म या कोई भी अगर शास्त्रीय की बात ना करें तो वो फेमस क्यों है, मतलब लोगों के दिमाग में क्यों वो चीजें आती है, क्योंकि वो उसको इजीली देख पा रहे हैं। आप टीवी खोलो तो कोई ना कोई रियलिटी शो आता रहता है, आप उस पे जाओ, सोशल मीडिया पे जाओ तो कोई ना कोई ऐसी चीजें आती रहती हैं जिसको लोग रोज देखते हैं। शास्त्रीय नृत्य या गायन जो भी है वो क्या है, इतनी इजीली लोगों को नहीं देखने को मिलता है। अब मैं ही अगर सीख रही हूँ तो मेरे ही परिवार में कुछ लोग हैं, उनको बताना पड़ता है अच्छा इसमें क्या है, ये कैसे होता है। तो ऐसा क्यों नहीं है कि वो लोगों के सामने इजीली आए, लोगों को देखने को मिले तो वो चीजें पसंद करें। हम लोग जैसे कहीं काम कर रहे हैं या कुछ, तो मैंने नॉर्मल लोगों का ही रिव्यू सुना है कि एक शास्त्रीय नृत्य में एक अलग बात होती है, तो जो देख रहे हैं वो उसके बारे में जान रहे हैं और उसे पसंद कर रहे हैं। मगर ये भारत में लोगों को इजीली नहीं देखने को मिलती है, टीवी पे नहीं आ रहा है या सोशल मीडिया पे। तो ये एक मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि लोगों को आसानी से देखने को मिले, जितना ज्यादा हो सके वो उसको देखें। आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, कला जैसा कि आप जानती हैं, अभिव्यक्ति की शुरुआत हमने की थी लोगों को कला से जोड़ने के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि
क्या कुछ आपके दिमाग में कुछ संभावनाएं या कुछ सुझाव हैं जैसे हम कलाकारों से और कला से लोगों को जोड़ सकें? कलाकार आज के समाज में काम तो अपना कर रहे हैं, मतलब और लोगों की भी बात करें तो जो नॉर्मल लोगों के लिए अगर मैं कुछ बोलूं तो मैं पेरेंट्स को ये बोलना चाहूंगी कि उनके बच्चे छोटे हैं तो उन्हें वो उन सब चीजों के लिए उनको दिखाएं। अगर कहीं कॉन्सर्ट हो रहा है तो वो ले जाएं। ये बच्चा एक बार नहीं जाना चाहेगा, दूसरी बार, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर कोई चीज इंटरेस्टिंग है तो किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्योंकि मैंने तो ऐसे ही सीखना शुरू किया। मुझे कोई एक चीज मैंने देखी और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और वो मैं 17-18 साल से उस चीज के पीछे पड़ गई। तो ये बच्चों की एक मेंटेलिटी होती है, उन्हें कोई चीज अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा उससे किसी भी शास्त्रीय नृत्य या गायन या वादन जो भी है उससे जोड़ने की जरूरत है। उसको दिखाएं और उस इन्वायरमेंट में लेके जाएं। उसके बारे में बेसिकली बताने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो परिवार में ऐसा कोई है जो कला से या कथक से जुड़ा हो या एकदम से खुद से ही मतलब आपने इससे जुड़ना चाहा और जुड़ गई आप? नहीं, मेरी फैमिली में तो कथक या संगीत से ही किसी का ऐसा कोई नहीं है, नहीं। मगर लोग टैलेंटेड हैं। जैसे मेरी दादी थी, उनकी आवाज बहुत अच्छी, मेरे पापा की आवाज बहुत अच्छी है, वो गाते हैं कभी कभी तो बहुत अच्छा गाते हैं, मगर ऐसा किसी ने सीखा नहीं और कभी कोशिश भी नहीं की। तो मैं पहली हूँ जो एकदम क्लासिकल को लेकर के और ऐसे आगे बढ़ रही हूँ। चलिए प्रेमदा जी, आपकी बातें हमें बहुत अच्छी लगी, आपके सुझाव बहुत अच्छे लगे और हमें ऐसा लगता है कि आपने जो कुछ भी बताया है उससे हमारे समाज को और हमारे बच्चों को, हमारे यंगस्टर्स को एक नई दिशा और एक अच्छी दिशा मिलेगी। जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप कुछ हमें छोटा सा प्यारा सा सुनाते जाएं। अच्छा, मैं मेरे गुरुजी हैं पंडित जयकिशन महाराज, उनकी लिखी हुई एक बंदिश गाऊंगी और उन्होंने कंपोज भी इसको खुद से ही किया है। ठुमरी है ये। ऐसो भीजी श्याम रंग सो, ऐसो भीजी श्याम रंग सो, श्यामा श्याम रूप धरि काढ़े, ऐसो भीजी श्याम रंग सो। बहुत खूब, बहुत प्यारा। तो ये थी मिस प्रेमदा सिंह, जिनसे हमने जाना कि लीक से हट करके भी और कला से खुद को जोड़ करके हम जीवन में बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द ही एक नए कलाकार और एक नई कला के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए पोएट्री।